हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी थर्ड सेशन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट्स। इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे इनवॉइसिंग गुड्स हायर देन कॉस्ट और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट। आइए सबसे पहले हम लेते हैं इनवॉइसिंग गुड्स हायर देन दी कॉस्ट। फ्रेंड्स, कभी कभी प्रिंसिपल या ओनर अपने एजेंट को जो गुड्स सेंड करता है उसे कॉस्ट की बजाय इनवॉइस प्राइस पर सेंड करता है, ताकि एजेंट को ये ना पता चले कि इस गुड्स पर कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है। साथ ही उसकी इन्वेंट्रीज जो एजेंट के पास रिमेनिंग रहती है अनसोल्ड, उसे भी इनिशियली इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। समटाइम्स the consignor does not want to reveal actual price of the goods to the consignee so that he may not know the actual profit on these goods. Therefore, the consignor sends the goods at a price higher than the cost price, known as per forma invoice price. Thus, consignment account stands debited with the invoice price of the goods. Even the inventories remaining unsold will initially be valued on the basis of the invoice price. फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जिससे कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। जिस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसी तरह से हम कंसाइनमेंट अकाउंट से उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो एक एजेंट या कंसाइनी को गुड्स भेजे गए हैं उस पर कितना प्रॉफिट अर्न हुआ ये कैलकुलेट होता है। तो जब हम इसे डेबिट करते हैं, जिस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज डेबिट करते हैं, तो यहाँ जैसे हम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट करते हैं उसे कॉस्ट पर डेबिट करते हैं। अगर वो कॉस्ट की बजाय इनवॉइस प्राइस पर डेबिट होगा तो क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में या कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है? जब क्रेडिट साइड में सेल्स को क्रेडिट किया जाए, साथ ही अनसोल्ड स्टॉक को कॉस्ट पर क्रेडिट किया जाए, यानी कॉस्ट पर वैल्यू हो, और डेबिट साइड में क्या हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट कहलाता है। अब अगर परचेज की बजाय जो हम गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट करते हैं उसे ही इनवॉइस प्राइस पर डेबिट कर दिया जाए तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आइए देखते हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड हाउएवर दैट द प्रॉफिट और लॉस कैन बी ascertained only if sales proceeds plus inventories on hand valued on cost basis is compared with the cost of the goods concerned टुगेदर विद द एक्सपेंसेस। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? सेल प्लस इन्वेंट्रीज ऑन कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेस ऑन गुड्स। हैंस इफ एंट्रीज आर फर्स्ट मेड ऑन इनवॉइस बेसिस द इफेक्ट ऑफ द लोडिंग। अब ये लोडिंग क्या है? लोडिंग है अमाउंट एडेड इन कॉस्ट टू अराइव द इनवॉइस प्राइस। लोडिंग वो अमाउंट है जो कि कॉस्ट में जोड़ा गया है इनवॉइस प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? इफ एंट्रीज आर मेड ऑन इनवॉइस बेसिस द इफेक्ट ऑफ लोडिंग मस्ट बी रिमूव्ड बाय एडिशनल एंट्री। तो एक दूसरी एंट्री हमको और करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने फर्स्ट एंट्री जो सेंडिंग गुड्स की है वो कर दी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हमने कर दी इनवॉइस प्राइस से। तो जो लोडिंग है, जो प्रॉफिट एलिमेंट उसमें एडिशनली हमने जोड़ रखा है, उसे हटाने, उसे रिमूव करने के लिए या उसे रिवर्स करने के लिए एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी। हैंस द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। आइए देखते हैं वो जनरल एंट्रीज कौन सी है। पहले जब हम गुड सेंड करेंगे इनवॉइस प्राइस पर तो क्या एंट्री करेंगे? तो हम एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये किस वैल्यू पर होगी? इनवॉइस प्राइस पर। एडिशनल एंट्री टू एडजस्ट इफेक्ट ऑफ प्राइस
हायर देन कॉस्ट ऑन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अब जो एडिशनल एंट्री क्या करेंगे हम, ताकि इस इनवॉइस प्राइस का जो कॉस्ट में प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया हुआ है उसे रिवर्स किया जा सके, तो इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे हम, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, लेकिन किस वैल्यू से करेंगे, वो वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस वैल्यू एंड कॉस्ट। यही हमारी लोडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, किसी यूनिट की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 100 रुपीज़ है और उसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो 130 है, यानी कॉस्ट में 30% प्रॉफिट को ऐड कर दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल में जब हम गुड्स सेंड करेंगे तो कंसाइनमेंट को डेबिट किससे करेंगे, 130 से, और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे 130 से। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में कॉस्ट की बजाय इनवॉइस प्राइस आ जाए और इसी प्राइस पर गुड्स सेल किया जाए तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। यहाँ हमने डेबिट किया 130 से और क्रेडिट भी किया 130 से, तो उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हमने डेबिट किया है उसे कॉस्ट पर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे, और रिवर्स एंट्री किस वैल्यू से करेंगे, वो वैल्यू होगी इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट या लोडिंग। तो इस केस में 30 रुपीज़ से हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को फिर से डेबिट कर देंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक एंट्री डालेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो होगी लोडिंग की एंट्री, जो कि प्रॉफिट एलिमेंट से की जाएगी जो उसमें शामिल है। इसी तरह से जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो इनिशियली क्या करेंगे, इनिशियली स्टॉक को भी हम किस पर वैल्यू करेंगे, इनवॉइस प्राइस पर। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये भी इनवॉइस प्राइस पर करेंगे। और फिर हम हमारे वर्किंग नोट में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस टिल द गुड्स रीच एट द गोडाउन ऑफ द कंसाइनी, वो सभी जोड़ेंगे। उनको जोड़कर जो पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी उस पर हम वैल्यू करना चाहते हैं। अब हमारी इनवॉइस प्राइस और जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट की है, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को भी जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसे रिवर्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में अगर प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया हुआ हो तो उसे हम कहते हैं स्टॉक रिजर्व। तो यहाँ इस केस में भी हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट एलिमेंट है यानी स्टॉक रिजर्व है उसे रिवर्स करेंगे। तो एंट्री होगी एडिशनल एंट्री टू एडजस्ट इफेक्ट ऑफ प्राइस हायर देन कॉस्ट ऑन इन्वेंट्रीज, यानी ये होगा स्टॉक रिजर्व। एंट्री करेंगे हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, और किस वैल्यू से करेंगे, वही डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस वैल्यू एंड कॉस्ट। यहाँ हम कॉस्ट किसको लेंगे, कॉस्ट लेंगे जो वैल्यूएशन में काम में आती है, यानी उस कॉस्ट में 100 रुपीज़ कॉस्ट पर यूनिट प्लस एक्सपेंसेस, जैसा हमने फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस 5 रुपीज़ के हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 105। तो 5 रुपीज़ के एक्सपेंसेस पर यूनिट को कंसाइनर से कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने के हो गए और 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट के हो गए। टोटल वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किस पर होगा, 105, और हमारी इनवॉइस प्राइस कितनी है, 130। तो यहाँ पर जो स्टॉक रिजर्व बनेगा वो बनेगा 25 रुपीज़ पर। इसका कंसाइनमेंट अकाउंट में किस तरह से इफेक्ट दिया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कंसाइनमेंट में हम डेबिट करते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये जो यूनिट प्राइस दे रखी है 130, हम ये देखकर चलते हैं कि 130 के 100 यूनिट्स हमने सेंड किए हैं। अब 100 यूनिट्स पर 100 रुपीज़ के हिसाब से कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी, 10,000, जबकि हम इसे डेबिट कितना कर रहे हैं, 13,000। तो क्रेडिट साइड में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट होगा टू कंसाइनमेंट। एक क्रेडिट साइड में हम एक और एंट्री करेंगे लोडिंग की, और वो किससे होगी, 30 रुपीज़ से।
तो 100 इंटू 30 जो कि प्रॉफिट एलिमेंट है। इस तरह से क्या होगा, अल्टीमेटली गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो डेबिट होगा वो किससे हो जाएगा, 10,000 से। इसी तरह से ईयर एंड पर जो कंसाइनमेंट स्टॉक बचा है, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट का स्टॉक बचा है 130, अगर कोई खर्चा नहीं दिया हुआ है तो उसका वैल्यूएशन किस पर होगा, 100 पर, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम स्टॉक रिजर्व क्रिएट करेंगे 30 रुपीज़ का और डेबिट साइड में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व, वो होगा 30 रुपीज़ से। इस तरह से इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में शो किया जाएगा। तो जब भी गुड्स को हायर देन कॉस्ट पर इनवॉइस किया जाता है तो क्या किया जाता है, जो लोडिंग पार्ट है, जो प्रॉफिट एलिमेंट एडेड इन कॉस्ट है, उसे रिवर्स किया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। एग्जाम्पल, X of Delhi sent 1000 units of goods to Y of Bhopal on consignment basis. The cost to X is rupee 210 per unit. Goods are sent on invoice price which is decided at profit of 40% on sale. X incurred rupees 1500 on packing and rupees 3500 on freight and insurance. 120 units remained unsold at the end of the period. Journalize the transactions. इसमें जो कॉस्ट है वो एक्स को कितनी है, 210, और इनवॉइस प्राइस क्या है, कॉस्ट में सेल का 40% जोड़ने पर जो प्राइस आएगी वो इनवॉइस प्राइस होगी। सबसे पहले हमें इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस की या सेल की इक्वेशन क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। यहाँ कॉस्ट दे रखी है 210 और प्रॉफिट है 40% ऑफ सेल वैल्यू। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 210 प्लस 40% ऑफ सेल वैल्यू इक्वल टू सेल वैल्यू। अब हम मानकर चलते हैं कि हमारी सेल वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है, तो इस केस में जो प्रॉफिट होगा वो 40% ऑफ सेल वैल्यू यानी कि 40 रुपीज़ होगा, और कॉस्ट कितनी होगी, 60 रुपीज़। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। अब जहाँ 210 रुपये कॉस्ट है जिसे 60 माना गया है, तो उसकी सेल वैल्यू यानी 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 210 को हम डिवाइड करेंगे 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, सेल वैल्यू, और सेल वैल्यू आती है हमारी 350 रुपीज़। अब इस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 40% प्रॉफिट, और वो आता है 140। 210 हमारी कॉस्ट है, तो 210 प्लस 140 इक्वल टू 350, ये हमारी इक्वेशन बनती है। तो हमारे पास में जो सेल वैल्यू या इनवॉइस प्राइस आती है वो आती है 350। पहली एंट्री हम करेंगे सेंडिंग गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, और ये किससे होगी, 350 यानी कि इनवॉइस प्राइस से। तो कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई बाय 350, तो 3,50,000 टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और इसके साथ ही हम उसको रिवर्स करेंगे, जो लोडिंग है, तो ऑन रिवर्सिंग लोडिंग। लोडिंग को रिवर्स करने के लिए हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट। और ये किससे करेंगे, ये हमारी लोडिंग या प्रॉफिट एलिमेंट से होगी, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 140। इस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट में अल्टीमेटली गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो 2,10,000 से नेट डेबिट हो जाएगा, जो हम चाहते हैं। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितनी कॉस्ट पर होगा, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने के सभी खर्चे इंक्लूड किए जाते हैं। तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट है 210 के हिसाब से 2,10,000 प्लस उसमें एक्स यानी कंसाइनर ने इनकर किए 1,500 प्लस 3,500,
तो ये टोटल कॉस्ट कितने यूनिट्स की है, 1000 यूनिट्स की। ये टोटल कॉस्ट आती है 215 पर यूनिट। 2,10,000 प्लस 5,000, 2,15,000 डिवाइड बाय 1000 कितनी आती है, 215 पर यूनिट। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है, किस वैल्यू पर, 210 पर नहीं, 215 पर। लेकिन इनिशियली हम उसको रिकॉर्ड किस पर करेंगे, इनिशियली हम रिकॉर्ड करेंगे इनवॉइस प्राइस पर। तो टेकिंग स्टॉक इनटू बुक्स, एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट। 120 यूनिट्स जो अनसोल्ड थे मल्टीप्लाई बाय 350। और जो स्टॉक रिजर्व क्रिएट करेंगे वो किस वैल्यू पर करेंगे, स्टॉक रिजर्व क्रिएट करेंगे हम 350 माइनस 215, 135 रुपये पर, ना कि 140 पर। वो कैसे करेंगे, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट 120 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 350 माइनस 215 यानी कि 135 से टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये हो जाएगा 16,200। तो अल्टीमेटली हमारी जो स्टॉक का वैल्यूएशन जो कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में आएगा वो 120 यूनिट्स का वैल्यूएशन आएगा 215 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इनवॉइसिंग गुड्स हायर देन द कॉस्ट का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है ये हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लॉसेस ऑन कंसाइनमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस विच में अराइज इन केस ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शंस। ये कौन कौन से हैं, फर्स्ट है नॉर्मल लॉस और सेकंड है एबनॉर्मल लॉस। आइए देखते हैं पहले नॉर्मल लॉस क्या है। नॉर्मल लॉस अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल कॉजेज, फॉर एग्जाम्पल इवोपरेशन, लीकेज, ब्रेकेज, ड्राइंग एटसेट्रा। दे आर इनहेरेंट इन नेचर एंड अनअवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस क्या है, नेचुरल कॉजेज से है, जैसे ऑयल अगर कहीं शिफ्ट करेंगे तो उसमें लीकेज होगा, कुछ अगर गेहूं है, दालें हैं, ये अगर हम शिफ्ट करेंगे तो उसकी वेट में कमी आ जाएगी, वो ड्राई हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनको भी हम शिफ्ट करेंगे तो वो क्या होगा, ड्राई होगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा। ये उसकी इनहेरेंट नेचर है, इसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, तो ये अनअवॉइडेबल नेचर के हैं। तो नॉर्मल लॉस ज़्यादातर क्या होते हैं, वो अनअवॉइडेबल होते हैं। द नॉर्मल लॉस इज ए चार्ज अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड देयरफॉर no additional adjustment is required for this. Moreover, the same is a part of cost of goods and because of normal loss, per unit cost increases. When valuation of unsold stock is made, the quantity of such loss, not the amount, should be deducted from the total quantity of goods and total cost plus expenses incurred should be divided by quantity available after normal loss to ascertain the cost per unit. तो नॉर्मल लॉस फ्रेंड्स एक तरह का चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट। सपोज अगर कोई एक कंपनी एक जगह से दूसरी जगह अपने एजेंट को ऑयल शिफ्ट करती है और ड्यूरिंग ट्रांजिट ऑयल में से कुछ लीकेज हो जाता है। अगर उन्होंने 1000 लीटर्स ऑयल को शिफ्ट किया है या ट्रांसपोर्ट किया है और एजेंट को 950 लीटर्स ही मिलता है, तो 50 लीटर हम ये नहीं कह सकते कि ये एबनॉर्मल लॉस है। ये नेचर है ऑयल की कि वो लीक हो सकता है, तो इसे नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब क्या होगा, जब एजेंट के पास 950 यूनिट्स पहुंचेगा तो 1000 यूनिट की कॉस्ट और उसके ऊपर किए गए एक्सपेंडिचर को पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइड किससे करेंगे, 950 यूनिट से, ना कि 1000 यूनिट से। ये मानकर चलेंगे जो हम सेल कर रहे हैं जिस क्वांटिटी को, आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल लॉस, वही क्वांटिटी हमारी नॉर्मल क्वांटिटी है और उसी पर ये पूरी कॉस्ट इनकर हुई है। तो वो पूरी कॉस्ट किससे वसूल कर ली जाएगी, वो हमारे कस्टमर से
वसूल कर ली जाएगी। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में जब हम सभी कॉस्ट को ऐड करेंगे तो उसे डिवाइड किससे करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी से। इस तरह से हमारा पर यूनिट पर लीटर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कैलकुलेट हो जाएगी। आइए एक एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। एग्जाम्पल, X of Delhi sent 100 drums each containing 50 liters of oil to Y of Bhopal on consignment basis। तो X ने 100 ड्रम्स भेजे और एक में कितना था, 50 लीटर ऑयल था Y को। द कॉस्ट ऑफ X इज ₹30 पर लीटर। तो एक ड्रम में कितना था, 50 लीटर, कॉस्ट है 30 पर लीटर और टोटल ड्रम्स भेजे 100। X incurred 35,000 for sending goods. Y reported leakage of 375 liters of oil as normal loss। Y ने क्या रिपोर्ट किया कि भाई 375 लीटर जो है वो हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। किस में से, आउट ऑफ द 100 ड्रम्स ऑफ 50 लीटर, टोटल कितना लीटर हो गया, 5000 लीटर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ 9 ड्रम्स। 9 ड्रम जो बचे गए हैं उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस जो भी इनकर हुए हैं टिल दी गुड्स रीचेज एट दी गोडाउन ऑफ कंसाइनी यानी वाई, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस से। ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इस पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी जो है यानी 9 ड्रम्स है 50 लीटर्स के, 450 लीटर्स से इसको अगर कर देंगे तो ये जो पर लीटर की कॉस्ट है वो 450 से मल्टीप्लाई होकर हमारी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, हमारे पास में क्या था, 100 ड्रम्स ऑफ 50 लीटर्स ऑफ 30 रुपीज पर लीटर प्लस 35,000 ये एक्सपेंसेस है। उसको डिवाइड किससे किया, 100 मल्टीप्लाई बाय 50 लीटर्स, ये ड्रम्स है हमारे पास में, माइनस 375 लीटर्स। और अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है 9 ड्रम्स ऑफ 50 लीटर्स। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 1,85,000 डिवाइड बाय 4,625 मल्टीप्लाई बाय 450। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमारा वैल्यूएशन आता है 18,000। फ्रेंड्स, एक बात हमने यहाँ पर ऊपर डिस्कस करते समय कही थी कि बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेज। पर यूनिट कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगी, सपोज अगर हमारा नॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो जो 1,85,000 की टोटल कॉस्ट है वो कितने लीटर्स की होगी, वो होगी 5,000 लीटर्स की, और पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, 37 रुपीज़। लेकिन नॉर्मल लॉस के कारण क्या हो गया, ये क्वांटिटी कम हो गई 4,625, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई, 40 रुपीज़। तो इस तरह से नॉर्मल लॉस के कारण पर यूनिट कॉस्ट हमेशा इंक्रीज हो जाती है। अब इसी 40 रुपीज़ को 450 लीटर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन यानी 18,000 कैलकुलेट हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, फायर, natural calamity, etc. Such losses occur due to accident, mischief by someone, or human carelessness. They are not inherent in nature and therefore generally avoidable. Abnormal loss किस तरह से होते हैं, वो किसी एक्सीडेंट से होते हैं। चोरी हो गया, आग लग गई, कहीं कोई बाढ़ आ गई, इस तरह के जो लॉसेज है, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो वो सारे क्या होंगे, एबनॉर्मल लॉस होंगे। ये या तो किसी की गलती से होते हैं या किसी की मिसचीफ, किसी की बदमाशी से होते हैं, चोरी हो गए। इस कारण के लॉस क्या होते हैं, इनहेरेंट नहीं होते हैं, इन्हें अवॉइड किया जा सकता है अगर हम
ध्यान रखें तो हमारे गोडाउन में हम आग लगने से बचा सकते हैं। अगर हम प्रॉपर सिक्योरिटी रखें तो चोरी नहीं हो सकती है। तो ये अवॉइडेबल लॉसेज है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एबनॉर्मल लॉस। अनलाइक नॉर्मल लॉस, this is not a charge against gross profit. Therefore, proper adjustment is required for abnormal loss. नॉर्मल लॉस की तरह ये ग्रॉस प्रॉफिट पर एक चार्ज नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन एरर से होता है, एक्सीडेंट किसी की गलती से होता है, तो इसे हम कस्टमर के ऊपर ट्रांसफ़र या शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जिस तरह से नॉर्मल लॉस में क्या किया जाता था, नॉर्मल लॉस में टोटल क्वांटिटी में से नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को डिडक्ट करके फुल वैल्यू को रिमेनिंग क्वांटिटी की वैल्यू मान लिया जाता था। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ उस लॉस का प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। इफ एनी एक्सीडेंटल और अननेसेसरी लॉस अकर्स, द प्रॉपर थिंग टू डू इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स दस लॉस्ट एंड देन टू credit the consignment account and debit the abnormal loss account. This will enable the consignor to know what profit would have been earned had the loss not taken place. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें टोटल जो हमारे पास में क्वांटिटी है उसका वैल्यूएशन करेंगे हम, पर कॉस्ट वैल्यू क्या आती है, और उसमें से जो लॉस हो गया है एबनॉर्मल लॉस, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करके कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट में एज ए एबनॉर्मल लॉस शो कर देंगे। सम बिजनेसमैन टेक इंश्योरेंस पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स। सच ए पॉलिसी इज ऑब्टेन्ड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस which may be caused to the goods. If the insurer is liable for loss, then amount of claim admitted by insurer should be debited to insurer and credited to abnormal loss. Balance of abnormal loss should be debited to profit and loss account. कभी कभी क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन इसी एबनॉर्मल लॉस के लिए, जो कि ट्रांजिट में या गोडाउन में हो सकता है, तो ट्रांजिट पॉलिसी ले लेते हैं, गोडाउन में पॉलिसी अगेंस्ट फायर थेफ्ट ये ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो लॉस वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो इंश्योरेंस कंपनी जितना क्लेम एक्सेप्ट करती है, हम एबनॉर्मल लॉस में से वो क्लेम माइनस कर देते हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देते हैं, एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देते हैं, और बचा हुआ जो एबनॉर्मल लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आइए देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज किस तरह से होती है। सबसे पहले फॉर रिकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस, तो ये लॉस है तो डेबिट होगा, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये हम उसको कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में से उस क्वांटिटीज को लेस कर देते हैं, अमाउंट को लेस कर देते हैं। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम एडमिट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे टू एबनॉर्मल लॉस। अगर इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम पूरा नहीं मिला है और एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में डेबिट बैलेंस अभी भी कुछ बचा हुआ है, तो उस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए लॉस। अगर किसी बिजनेसमैन ने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हो तो एबनॉर्मल लॉस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। फर्स्ट है, नॉर्मल लॉस अकर्स ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द गुड्स, फॉर एग्जांपल लीकेज, इवोपरेशन, लॉस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, ड्राइंग एटसेट्रा। नॉर्मल लॉस इनहेरेंट नेचर है उस गुड्स का कि नॉर्मल लॉस होता ही है। ऑयल में लीकेज होगा, गेहूं में वेट लॉस होगा सूखने के बाद में, वेजिटेबल्स में वेट लॉस होगा सूखने के बाद में। लेकिन एबनॉर्मल लॉस अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट और नेचुरल कैलामिटी एटसेट्रा। एबनॉर्मल लॉस जो है वो इनहेरेंट नेचर नहीं है, वो या तो केयरलेसनेस से होगा या अनफोर्सिन इवेंट से, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बाढ़ आ जाए, इन चीज़ों से होगा।
केयरलेसनेस से वो चोरी हो सकता है, आग लग सकती है। तो एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस की नेचर में डिफरेंस है। सेकंड है, द नॉर्मल लॉस इज ए चार्ज अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट and is loaded on remaining goods. It gets accounted for as cost of remaining goods as and when they are sold. नॉर्मल लॉस के केस में टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं रिमेनिंग गुड्स यानी आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल लॉस, और पूरी कॉस्ट को उस गुड्स पर चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। जबकि abnormal loss is accounted for immediately in profit and loss account। अगर abnormal loss होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यूएशन को कैलकुलेट करते हैं और कंसाइनमेंट से उसको लेस कर देते हैं, यानी उसे क्रेडिट कर देते हैं उसकी कॉस्ट को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। तो ये चार्ज अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। थर्ड है, सिंस नॉर्मल लॉस इज एडेड टू cost of remaining goods, per unit cost increases and it impact gross profit। जैसा हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, 37 से 40 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर वही 375 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस होता तो हम क्या करते, 37 रुपीज़ से 375 को मल्टीप्लाई करते और उसको कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में एज ए एबनॉर्मल लॉस शो कर देते। उससे रिमेनिंग गुड्स की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इंटैक्ट रहती, वो इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि 375 यूनिट्स की हमने कॉस्ट को लेस कर दिया है। जबकि एबनॉर्मल लॉस के केस में क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस डज नॉट इम्पैक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमने उसको पहले से ही डिडक्ट कर दिया, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट को वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। फोर्थ है, इंश्योरेंस कंपनी जनरली डू नॉट कवर नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को इंश्योरेंस कंपनी जनरली कवर नहीं करती है, जैसे कि किसी वेजिटेबल का मतलब ड्राई होकर उसका वेट में कम हो जाना, इसको इंश्योरेंस कंपनी कभी नहीं करती। लीकेज जो ऑयल की नेचर है उसे इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कवर नहीं करती है। लेकिन द इंश्योरेंस कंपनी जनरली अवेलेबल फॉर एबनॉर्मल लॉसेस। तो एबनॉर्मल लॉस जो कि एक्सीडेंट से, फायर से, थेफ्ट से, इन चीज़ों से होते हैं, उनको इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। फिफ्थ है, नॉर्मल लॉस इज ऑलमोस्ट सर्टेन, हाउएवर इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। नॉर्मल लॉस होना ही होना है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह वेजिटेबल्स ले जा रहे हैं तो ड्राई होगी, सूखेगी, उसकी क्वांटिटी में कमी आएगी। ये इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसे अनअवॉइडेबल कहते हैं। जबकि एबनॉर्मल लॉस इज बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स एंड इज नॉट सर्टेन। एबनॉर्मल लॉस सर्टेन नहीं है, ये कुछ अनफोर्सिन सर्कमटेंसेस के कारण होता है। अगर हम केयरफुल रहें, गोडाउन में प्रॉपर सिक्योरिटी रहें, तो हम थेफ्ट से या फायर से बच सकते हैं। अब एक नोट देखते हैं, द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इज इंपॉर्टेंट while calculating cost of abnormal loss. There may be two situations. Abnormal loss के केस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि abnormal loss किस जगह पर हुआ था, क्योंकि उसकी कॉस्ट उसी हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। पहली सिचुएशन हम देखते हैं, गुड्स लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट टू कंसाइनी, यानी एक्सीडेंट के कारण या और किसी कारण एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है वो इन ट्रांजिट हुआ है। जब हम गुड्स को कंसाइनी के पास भेज रहे थे, यानी वो कंसाइनी के पास अभी तक पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही वो लॉस हो गया है। और सेकंड है, गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन और शॉप ऑफ कंसाइनी, यानी वो गुड्स जो कंसाइनी के पास पहुंच गया उसके बाद में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, या तो उसके गोडाउन में आग लग गई, या वहां से चोरी हो गया, या और कोई कारण रहा हो। तो इन दोनों सिचुएशन में इसका जो वैल्यूएशन होगा, उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी, वो डिफरेंट टाइप से होगी। कैसे होगी आइए देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में जहां पर गुड्स लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिट टू कंसाइनी, इस केस में क्या होगा, इन सच ए केस
while calculating value of abnormal loss only expenses incurred by consignor is considered। यानी कि जैसे हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में क्या करते हैं, एक्सपेंसेस टिल गुड्स रीचेज टू द गोडाउन ऑफ कंसाइनी, वो सब कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हो गया है, तो अभी तक उसके ऊपर खर्चे किसने किए हैं, अभी तक उसके ऊपर केवल कंसाइनर ने खर्चे किए हैं। तो केवल उन्हीं खर्चों को कंसीडर करते हुए हम उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। और अगर वो गोडाउन में, कंसाइनी के गोडाउन में अगर लॉस हो जाए तो क्या करेंगे, इन सच ए केस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड आइदर बाय कंसाइनर और कंसाइनी टिल द गुड्स रीच द प्रीमाइजर ऑफ कंसाइनी आर कंसिडर्ड। यानी कि ट्रांजिट के बाद में अगर कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए हैं, चाहे तो वो ड्यूटी पे की हो, ऑक्ट्रॉय पे की हो, अनलोडिंग पे किया हो या फ्रेट पे किया हो अपने गोडाउन में ले जाने के लिए, तो वो सभी खर्चे भी हमें उसमें शामिल करने पड़ेंगे। इसीलिए एबनॉर्मल लॉस के केस में टाइम ऑफ एक्सीडेंट वो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, आकाश कंपनी लिमिटेड, a manufacturer and dealer in detergent, send 150 bags of detergent each containing 25 pouches of 2 kg each to his Pune agent costing rupees 55 per kg. The company spent rupee 2,500 on loading, rupee 15,000 on freight and insurance एंड रुपी 5,000 ऑन ड्यूटी। तो एक आकाश कंपनी लिमिटेड है जो डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर करती है, उसने अपने पुणे के एजेंट को 150 बैग्स भेजे हैं जिसमें 2 kg ईच के 25 पाउचेस पर बैग में है। पुणे एजेंट इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन अनलोडिंग एंड फ्रेट रुपी 7,350। He informed that 3 bags of detergent destroyed in accident during transit and 75 pouches destroyed in fire due to short circuit in godown of agent. He further informed normal loss of 120 kg which was accepted by Akash company. 12 bags and 10 pouches remained unsold after 1 month. Calculate normal and abnormal loss to Akash company and find out value of closing stock। तो जो आकाश कंपनी ने अपने पुणे एजेंट को 150 बैग्स कंटेनिंग 25 पाउचेस ऑफ 2 kg ईच कॉस्टिंग रुपीज 55, ये एक ट्रांसपोर्ट से भेजे। पुणे एजेंट ने उस पर कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए और आकाश एंड कंपनी कंसाइनर ने भी कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए। एजेंट को जब वो रिसीव हुए तो 150 की जगह 147 बैग्स थे, 3 बैग्स एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उसके बाद में वो अपने गोडाउन में लेकर गया जहां शॉर्ट सर्किट से 75 पाउचेस डिस्ट्रॉय हो गए। मंथ एंड में उसने इन्फॉर्म किया कि जो उसके पास क्वांटिटी थी उसमें सेल में 120 kg जो है उसका नॉर्मल लॉस हो गया, जो आकाश कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस बेसिस पर अब हमें एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के ऊपर, क्योंकि पहला एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ था, ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ड्यूरिंग ट्रांजिट में केवल कंसाइनर के एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हुए हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमने एक टेबल बना दी है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सबसे पहले जो आकाश कंपनी ने गुड्स सेंड किए हैं उसकी क्या कॉस्ट है। गुड्स डिस्पैच्ड 150 बैग्स है, 25 पाउचेस ऑफ 2 kg ईच पर बैग में है, तो टोटल क्वांटिटी इन केजी हो गई है हमारे पास में 7,500। रेट है 55 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट है
12,500। अब इसमें ऐड करेंगे जो आकाश एंड कंपनी ने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। 2,500 ऑन लोडिंग, 15,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस और 5,000 ऑन ड्यूटी। क्वांटिटी सेम रहेगी और रेट में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी अमाउंट में हम टोटल ऐड कर देंगे। अब जो टोटल कॉस्ट है वो कितने केजी गुड्स की है, वो 7,500 केजी गुड्स की है और टोटल अमाउंट है इसका 4,35,000। तो पर केजी क्या रेट आएगी, पर केजी के लिए हम करेंगे 4,35,000 डिवाइड बाय 7,500 और ये रेट आती है 58। फर्स्ट एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ था, ट्रांजिट में, तो हमें ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब हम देखते हैं 3 बैग्स जो डिस्ट्रॉय हुए थे उसकी कॉस्ट या उसकी वैल्यू क्या आती है। गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट 3 बैग्स थे, हर एक बैग में 25 पाउचेज ऑफ 2 kg एच था, तो टोटल क्वांटिटी थी 150 kg। किस रेट से, जो अभी हमने कैलकुलेट की है 58 रुपीज़ से, तो टोटल वैल्यू कितनी आती है 8,700 रुपीज़। ये हमारा एबनॉर्मल लॉस का पार्ट 1 है। अब हम देखते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी क्या थी जो कंसाइनी यानी पुणे एजेंट के पास माल पहुंचा था। 7,500 में से 150 kg हम लेस कर दें तो 7,350। रेट क्या है उसकी 58 और टोटल वैल्यू है 4,26,300। ये पुणे एजेंट के पास में पहुंचा है। आइए अब देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। अब पुणे एजेंट ये कहता है कि 75 पाउचेज है वो डिस्ट्रॉय हो गए फायर में, जो कि एबनॉर्मल लॉस है। कहाँ डिस्ट्रॉय हुए थे, वो गोडाउन में हुए थे, यानी कि इसके ऊपर पुणे एजेंट ने अपने अनलोडिंग और फ्रेट के एक्सपेंसेस इनकर कर दिए थे। तो ऐड करेंगे एक्सपेंसेस बाय पुणे एजेंट। कितने किए थे उसने 7,350। तो टोटल कॉस्ट अब क्या आती है आफ्टर एडिंग दी एक्सपेंसेस इनकर बाय पुणे एजेंट। हमारे पास में क्वांटिटी कितनी है 7,350, टोटल वैल्यू 4,33,650। रेट क्या निकलेगी इसकी 433,650 डिवाइड बाय 7,350, ये आती है 59 रुपीज़ पर केजी। इस वैल्यू पर सेकंड लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर 75 पाउचेस का। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर 75 पाउचेस ऑफ 2 kg ईच, कितना आता है 150 kg। रेट क्या होगी 59 और वैल्यू होगी 8,850। ये हमारा एबनॉर्मल लॉस का पार्ट 2 है। अब ये जो माल बचा है उसके पास में वो सेलेबल है। टोटल कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग स्टॉक ये है 7,350 माइनस 150 जो एबनॉर्मल लॉस है 7,200, 59 की रेट है, टोटल अमाउंट है 4,24,800। आइए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अब वो ये कहता है कि पुणे जो एजेंट है उसने कंसाइनर को इन्फॉर्म किया है नॉर्मल लॉस ऑफ 120 kg। अब इसमें से 120 kg क्या हुआ, ये नॉर्मल लॉस हुआ। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल लॉस हम केवल क्वांटिटी में माइनस करते हैं, अमाउंट में नहीं। तो करते हैं लेस नॉर्मल लॉस इन क्वांटिटी ओनली 120, अमाउंट में कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास में रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है 7,200 माइनस 120 इक्वल टू 7,080। उसकी वैल्यू क्या है 4,24,800। तो पर केजी रेट क्या आएगी 424,800 डिवाइड बाय 7,080। पर केजी रेट आती है 60 रुपीज़। अब हमारे पास में ये गुड्स है जो रिमेनिंग है आफ्टर नॉर्मल लॉस। आइए देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना था। 12 बैग्स एंड 10 पाउचेस। 12 बैग्स में कितना था, पर बैग कंटेनिंग 25 पाउचेस ऑफ 2 kg ईच। तो 12 बैग्स एंड
10 पाउचेस, ये क्या थे, अनसोल्ड थे। तो आइए इनका वैल्यूएशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 12 बैग 25 पाउचेस 2 kg ईच प्लस 10 पाउचेस 2 kg ईच, ये आता है 620 kg। इसका वैल्यूएशन किस पर होगा, 60 रुपीज़, जो कि हमने नॉर्मल लॉस के बाद में कैलकुलेट किया है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पता चला होगा कि नॉर्मल लॉस के पहले या कॉस्ट जो थी पर केजी कितनी थी, 59 रुपीज़। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, नॉर्मल लॉस से पर यूनिट प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ कितनी इंक्रीज हो गई, बाई 1 रुपी, और 60 रुपी आ गया। यहाँ अनसोल्ड स्टॉक की जो वैल्यू आएगी 620 की, वो आती है 37,200। तो ये हमारा आंसर है। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट 150 kg 58 की रेट से 8,700, और एबनॉर्मल लॉस एट गोडाउन ऑफ पुणे एजेंट 150 kg, वो भी 59 की रेट से 8,850। टोटल आता है हमारे पास में 17,550। इसी तरह से हमारा वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक क्या है, 620 kg का 60 रुपीज़ के हिसाब से 37,200। तो देखा फ्रेंड्स आपने, एबनॉर्मल लॉस के केस में टाइम ऑफ एक्सीडेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और साथ में नॉर्मल लॉस जब हम डिडक्ट करते हैं तो उसे कॉस्ट में कंसीडर करते हुए किस तरह से नॉर्मल लॉस के बाद में स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के केस में कॉस्ट की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, तब जो अब तक हमने डिस्कस किया है उन सभी को कंसीडर करते हुए एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।